हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसा भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ FR ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए। सर आपको याद आ गई हमारी? हाँ बेटा। FR ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स, FR का MTP पेपर नवंबर 20 के लिए जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है, इस वीडियो में हम दो बातें डिस्कस करेंगे। पहले तो हम पूरे MTP का एक क्विक एनालिसिस करने वाले हैं इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 12 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा क्विक एनालिसिस बता दूंगा। आपको मैं ये तक बता दूंगा कि अगर आपको MTP पेपर सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो आप उनमें से कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बाकी आप छोड़ सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा पेपर एक बार 3 घंटे एग्जाम एनवायरनमेंट के हिसाब से पेपर जरूर दें और मास्क पहन के दें, ठीक है। बट फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू some of the questions which are actually I like that you should solve, ठीक है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि सारे बच्चे ये सोचते हैं FR ओल्ड सिलेबस में सबसे बड़ा जो बच्चों में एक डाउट रहता है वो ये रहता है, सर इंड एएस का कॉन्सेप्ट कितना हमें करना है, कितना नहीं करना है। मैं वो भी इसमें चर्चा करूंगा। मैं ये भी चर्चा करूंगा कि इंड एएस का वेटेज कितना आया MTP में और कितना आता है, एएस का पोर्शन कितना रहता है, सारी चीजें मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। और सबसे लास्ट में मैं आपके साथ इसी MTP में दिया गया कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूंगा। यस, क्योंकि जो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया है इस MTP में वो आपके PM में कहीं पर नहीं है, वो आपके एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न आपके स्टडी मटेरियल में भी कहीं नहीं है। आई डोंट नो, हो सकता है शायद किसी प्रीवियस MTP में शायद हो, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं। बट एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न मैंने ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं देखा, अभी ओल्ड सिलेबस के लिए नहीं देखा। तो मुझे वो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसी वीडियो में आपको वो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करवाऊंगा ताकि आप वो क्वेश्चन जरूर देख के जाएं, ठीक है। तो कम से कम आप मुझे गालियां देना बंद करें। FR ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और बहुत ही अच्छा वीडियो बना रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा सेशन। गाइस, हम सबसे पहले एक क्विक एनालिसिस करने वाले रिगार्डिंग MTP जो रिलीज किया है ICI ने। अब तो आपके पास 20 to 21 डेज एक्स्ट्रा हो गए। ICI का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। मैं जिस टाइम पे एग्जाम पोस्टपोन हुआ है उसके लगभग 3 घंटे बाद ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। मतलब आप समझ सकते हो कि अभी लगभग टाइम हो रहा है रात के 1:30, मतलब रात को 1:30 बजे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपका एग्जाम 20 से 21 दिन का पोस्टपोन भी हो चुका है। तो अब तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं आपके MTP एनालिसिस की। बच्चों, आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है वो कंपलसरी रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो भी रहता है वो जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पर पूछा गया है, पैरा 46 बेस्ड। पैरा 46 से आपको याद होगा जब कोई भी एक्सचेंज लॉस होता है तो हम उसको इधर असेट में कैपिटलाइज करते हैं अगर वो असेट से रिलेटेड होता है तो, या फिर अगर नहीं होता तो हम उसको FC मिड डिफरेंस में डालते हैं। इस क्वेश्चन में असेट से रिलेटेड आपने कोई असेट खरीदा है और आपका कोई क्रेडिटर्स हैं जिनको आप बाद में पे करोगे, फॉरेन एक्सचेंज आपका लॉन्ग टर्म नेचर का आपका फॉरेन LTFCMI हो रहा है, उसको आप एडजस्ट करोगे पैरा 46 के अकॉर्डिंग PPE की कॉस्ट में। वो क्वेश्चन आपको दिया गया है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। सर क्या ये अच्छा क्वेश्चन है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सिमिलर इन ICI मटेरियल, आपके ICI के मटेरियल PM वगैरह में आपको ये आराम से दिख जाएगा। मैंने ICI मटेरियल लिखा है, मतलब PM या फिर SM में आपको मिल जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा पॉइंट प्रॉब्लम नहीं जाएगी। दूसरा क्वेश्चन AS 22 पर दिया हुआ है उन्होंने, जहां पर आपको डेफर्ड टैक्स निकालना है बैलेंस शीट अप्रोच से। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन हमने अपने FR ओल्ड सिलेबस फास्ट ट्रैक बैच में भी किया है। मैं आपको बता दूं, हमारे बूस्टर बैच और फास्ट ट्रैक बैच में भी वो सेम क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन
कहीं आरटीपी में, बहुत पुराने कहीं आरटीपी में घूम रहा था, इस बार इन्होंने दे दिया एमटीपी में। सिमिलर इन आरटीपी, किसी ना किसी आरटीपी में था, इस बार उन्होंने दे दिया। और मैं बोलूंगा कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। जहां जहां मैंने येलो मार्क किया है दैट मींस वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने चाहिए। उनमें से पहला क्वेश्चन है आपका AS22 का, दैट इज बेस्ड ऑन बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच मतलब जब हम असेट्स की क्लोजिंग बैलेंसेस के बेसिस पर उनके इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के हिसाब से जो ब्लॉक वैल्यू है, ब्लॉक ऑफ असेट वैल्यू है, और जो कैरिंग अमाउंट के हिसाब से उनकी बुक वैल्यू है, WDV वैल्यू, उसके बेसिस पर हम जब डेफर्ड टैक्स निकालते हैं, जहां पर करंट ईयर में आपका कुछ असेट आपने सेल भी किया है, तो ऐसे केस में डीटी कैसे निकलेगा, वो क्वेश्चन है। आई मस्ट से आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, तभी मैंने इसको येलो मार्क किया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए। मैं इसको यहां मैंने इसको टिक लगा लिया, ठीक है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो AS20 BEPS एंड DEPS फॉर 2 इयर्स। डिट्टो सेम क्वेश्चन, आई थिंक शायद अमाउंट सिर्फ चेंज होगा। आपके सिमिलर प्रैक्टिस मैनुअल में दिया हुआ है। मैं मान के चल रहा हूं अगर आपने प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चन AS20 के सॉल्व किए तो आपको ये MTP का क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 साल के फिगर्स होते हैं, एक साल में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है, बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस, कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आपको निकालना होता है, वगैरह वगैरह कुछ है। तो आप इसको पीएम में ऑलरेडी कर चुके होंगे। आई होप आपने पीएम अच्छे से किया होगा। एक बात बता दूं, पीएम और एसएम, स्पेशली पीएम, आप एफआर की पूरी अच्छे से कर लेना। मैं मानता हूं कि आप एफआर की पीएम कर लोगे तो आपको उससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और ये 2-4 क्वेश्चंस, चलिए 1C हो गया। 1D इज ऑन AS16 डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन डिफरेंट डेट्स। आपको पता होगा कि AS16 में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर अलग अलग डेट्स पर अलग अलग एक्सपेंडिचर होता है, हमें क्वालिफाइंग असेट के ऊपर कैपिटलाइजेशन निकालना होता है। पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि ये क्वेश्चन ICAI मैट का ही है, ICAI मैट में ये आता था, बट कुछ बच्चे इसको शायद इग्नोर कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टिक करवाऊं और आप इसको जरूर एक बार देख के जरूर जाइएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं आपके इस क्वेश्चन के इस पूरे एमटीपी में जो उन्होंने सबसे स्पेशल क्वेश्चन दिया है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंसोलिडेशन का। गाइस, कंसोलिडेशन का जो क्वेश्चन है, आपने मल्टीपल सब्सिडरी सुना होगा, आपने मल्टीपल एक्विजिशन सुना होगा, पर आपने ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं देखा हो जहां पर मल्टीपल सब्सिडरी एज वेल एज मल्टीपल एक्विजिशन दोनों चीजें हो रही हैं। पीएम में तो एटलीस्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इवन आईसीआई के स्टडी मैट में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ऑल्दो मैंने आरटीपी पिछले वाले चेक नहीं किए, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पहले आया नहीं है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर मल्टीपल सब्सिडरीज और मल्टीपल एक्विजिशन कॉम्बिनेशन है, और स्पेशली उसमें एक ऐसी चीज सॉल्व, उसको जो किया गया है उसको सॉल्व किया गया है थोड़ा सा अलग तरीके से। जो नॉर्मल मल्टीपल एक्विजिशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया गया है। मल्टीपल एक्विजिशन में हमें जनरली मल्टीपल एओपी बनाने पड़ते हैं सेम सब्सिडरी के, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको जरूर करना चाहिए। इसी वीडियो में हम इस कंसोलिडेशन के क्वेश्चन को सॉल्व भी करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर गुड क्वेश्चन रखा है और मैंने इसको 5 स्टार रेटिंग दी है कि आप इसको जरूर 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 देख के जाना। उसके बाद अमेलगमेशन का क्वेश्चन भी आपको देखना चाहिए। हालांकि अमेलगमेशन का जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है वो पूरा का पूरा उन्होंने पीएम से कॉपी किया है, ठीक है ना। डीमर्जर पे उन्होंने क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस टू ओवरसीज बायर। आप अगर अपने पीएम में ढूंढोगे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पर एक कंपनी अपने पर्टिकुलर एक यूनिट को सेल कर रही है किसी ओवरसीज बायर को, और उसको पेमेंट मिल रहा है डॉलर पाउंड्स में, ठीक है ना। और पेमेंट भी पाउंड में मिल रहा है, पर बाद में थोड़ा सा मिलेगा, कुछ कंडीशंस हैं फुलफिल करनी पड़ेगी। आपको अगर कुछ याद हो, बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा। वो एमटीपी का ही, एमटीपी में जो क्वेश्चन दिया है वो वहीं से दिया है, ठीक है। तो मैंने वो क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लगाया, यहाँ पर येलो मार्क किया है, क्योंकि जनरली वो क्वेश्चन बच्चे मैंने देखा है 50% स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं। वो वाला क्वेश्चन 50% स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं, इस बार उन्होंने एमटीपी में कवर किया है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3A, नहीं 3A नहीं, पूरा 3 ही था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 पूरा 16 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 अमेलगमेशन का 16 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 4 वैल्यूएशन। गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालनी है। आपने ऐसे
10-15 क्वेश्चन किए होंगे, पीएम में आपके अवेलेबल हैं। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कि अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन एमटीपी में देखना चाहते हो तो वैल्यूएशन के क्वेश्चन को बिल्कुल मत देखना। आपने आराम से ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए पीएम और एसएम से, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था 16 मार्क्स का। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 5A 5B। 5A में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, स्टाफ वेलफेयर। आपको याद होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल एसेट, स्टाफ वेलफेयर मतलब स्टाफ लोन, सॉरी स्टाफ लोन के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन दिया है। एक कंपनी अपने स्टाफ को लोन दे रही है लोअर इंटरेस्ट रेट पे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट का अलग है, आपको प्रेजेंट वैल्यू पे फाइनेंशियल एसेट का कंपोनेंट निकालना होता है। याद आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल वो क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। आपको बताना चाहता हूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो वेटेज होता है हमारे एफआर के पेपर में ओल्ड सिलेबस में, वो 8 से 10 मार्क्स का ही वेटेज होता है, तो उन्होंने 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन दिए। इसके अलावा 5B ईसॉप का वेरी 2 बार वेरी लगाया मैंने, मतलब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इन्होंने ये क्वेश्चन दे कैसे दिया। इन्होंने आईपीसीसी लेवल का क्वेश्चन दिया ईसॉप का, लिटरली आईपीसीसी लेवल। आईपीसीसी का बच्चा एक बार में देख के वो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई विल नॉट रिकमेंड यू कि अगर आप सिलेक्टेड स्टडी यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हो एमटीपी में से करना चाह रहे हो तो ईसॉप बिल्कुल मत देख के, है ना, वो 8 मार्क्स के फ्री के मार्क्स हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6A म्यूचुअल फंड्स, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी, बिल्कुल प्योर उन्होंने स्टडी मैट से उठा के दिया है आपको। जो आपका स्टडी मैट है, स्टडी मॉड्यूल है, वहां से उन्होंने उठा के दिया है। आपको सिंपली एनएवी कैलकुलेट करना है, आप आराम से कर लोगे। नॉट सो गुड क्वेश्चन। वैल्यू एडेड का नॉर्मली आपको बताया जाता है कि आप जीवीए निकालिए और रिकंसिलिएशन बनाइए, बिल्कुल पूरा का पूरा एसएम स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। नॉट सो गुड क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हो, 8 मार्क्स के दिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 7 में 5 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से किसी भी कोई भी 4 करने पड़ते हैं, इंटरनल ऑप्शंस होता है। 7A इज ऑल अबाउट एनबीएफसी कैलकुलेशन ऑफ नेट ओन्ड फंड्स। हाँ, नेट ओन्ड फंड्स। आपको पता होगा टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल, उसके लिए हमें नेट ओन्ड फंड्स निकालने होते हैं। नेट ओन्ड फंड्स का है, मैं बोलना चाहूंगा कि नेट ओन्ड फंड्स भी आप कहीं ना कहीं एनबीएफसी में सीख चुके हो, तो आप अगर ये ट्राई नहीं भी करोगे तो चलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। 7B ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एसएम में से दिया है, आप नहीं भी करेंगे इसको ट्राई तो भी चलेगा। ह्यूमन रिसोर्स, मैक्सिमम सैलरी दैट कैन बी ऑफर्ड, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा कि हम एक स्टाफ को अपॉइंट करना चाहते हैं और उससे हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हमें निकालना पड़ता है कि हम इसको मैक्सिमम कितनी सैलरी ऑफर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप यहाँ पर टाइम वेस्ट करें अगर आप एमटीपी सिलेक्टेड क्वेश्चंस देख रहे हो। 7D which I recommend, what do you mean by carve outs and carve-ins in Ind AS from IFRS? वो बस ये पूछ रहा है कि कार्व इन और कार्व आउट का मीनिंग क्या होता है। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन से कार्व आउट हैं, कौन कौन से कार्व इन हैं, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है। आपसे वो पूछ रहा है कि कार्व इन कार्व आउट का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप पढ़ लीजिएगा, आपको इसका आंसर एमटीपी में मिल जाएगा। मैं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन जरूर एक बार पढ़ के जाना। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन इंड एज बेस पर क्वेश्चन है और कितने मार्क्स का आया है? सिर्फ 4 मार्क्स का। बच्चों को मैं हमेशा ये बोलता हूं कि बच्चों इंड एज को लेकर आप टेंशन मत करो और आप अपना दिन खराब मत करो, क्योंकि इंड एज को लेकर इंस्टीट्यूट हाईएस्ट 8 मार्क्स कवर करेगा। आपके टोटल 120 मार्क्स के पेपर में आपके मैक्सिमम 8 मार्क्स कवर करेगा। बच्चों को ये समझ में नहीं आता, बच्चों को लगता है हमारे ऊपर 116 एप्लीकेबल है, 115 एप्लीकेबल है। आपके ऊपर इंड एज 115 फुल फ्लैज एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ उसका ओवरव्यू एप्लीकेबल है। 116 का भी ओवरव्यू एप्लीकेबल है। अगर आपको ओवरव्यू नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आप मेरे 115 और 116 के चार्ट रिवीजन लेक्चर्स देख लीजिए, आपका ओवरव्यू कवर हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा डिफरेंसेस बिटवीन एएस एंड डीएस तो सारे करने चाहिए, स्पेशली 115 और 116 के, क्योंकि वो नए नए हैं तो उनके डिफरेंसेस जरूर कर लेना, ठीक है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट शीट्स में शेयर कर रहा हूं जो May 19 ऑनवर्ड अटेम्प्ट एप्लीकेबल है। अभी हमारा नवंबर 20 अटेम्प्ट आ रहा है हालांकि, पर वो May 19 से लेकर हर अटेम्प्ट में एप्लीकेबल है। वो शीट जरूर करके जाना, आपका कवर हो जाएगा आराम से। लास्ट क्वेश्चन AS 19 सेल एंड फाइनेंस लीज बैक, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आईसीआई मैट में आपको मिल जाएगा, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा जो आपका एमटीपी है, मुझे उसमें से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे लगे। अगर आप एमटीपी पूरा सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छा है। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि 3 घंटे प्रॉपरली आप एग्जाम ओरिएंटेड एनवायरनमेंट अपना सेट करिए, घर पे मास्क पहन के सेट आप अपना पेपर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर आपके पास समय नहीं है, अब तो समय वैसे हालांकि मिल चुका है, पर समय नहीं है तो आप ये 5 सिलेक्टेड क्वेश्चन जरूर करके जाना, जो कि मैं मानूंगा कि आपको करने चाहिए।
उनमें से जो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है वो सबसे अलग क्वेश्चन है, सबसे अलग क्वेश्चन है जो मैं इसी वीडियो में अभी करवाऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा एनालिसिस और कर लेते हैं। इस एमटीपी में इंडेज बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ 4 मार्क्स का पूछा गया। स्पेसिफिक एज बेस्ड क्वेश्चन अदर देन कंसोलिडेशन एंड अमलगमेशन। सर टोटल एज का वेटेज कितना है? कंसोलिडेशन को हटा दें और अमलगमेशन को हटा दें, क्योंकि उन दोनों के ऊपर भी एएस 21 और एएस 14 लगता है, तो उन दोनों को छोड़ दें। बाकी एएस का वेटेज कितना है? आपका 32 मार्क्स का एएस का वेटेज है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसके अलावा वैल्यूएशन का वेटेज कितना है? 16 मार्क्स में। वैल्यूएशन का वेटेज इसलिए गिनवा रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा आपने शायद देखा होगा एफआर ओल्ड सिलेबस में कि वैल्यूएशन का साला ये लोग 4-5 तो नहीं 3-4 क्वेश्चंस दे देते हैं। एक बीच में 2-3 पेपर ऐसे आए हैं जहां पर वैल्यूएशन का वेटेज 20-20, 25-25 मार्क्स होता था। तो इस बार उन्होंने एक ही सिंगल क्वेश्चन दिया है 16 मार्क्स का। एएस कौन कौन से पूछे गए? एएस 11, एएस 22, एएस 20, एएस 16, एएस 19 और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब सारे के सारे बेसिकली पूरे के पूरे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, और जहां मैं सभी बच्चों को बोलता हूं ये सारे एएस कहीं ना कहीं करके जाने चाहिए। तो ये सारा आपका एक एनालिसिस था एफआर ओल्ड सिलेबस का। इसी वीडियो में अब हम आगे बढ़ेंगे कंसोलिडेशन के क्वेश्चन को लेकर। अगर आप ये वीडियो आगे देखना चाहते हो, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करवाया गया वो देखना चाहते हो, तो आप एमटीपी का वो क्वेश्चन अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर आपके पास प्रिंट आउट हो तो बहुत अच्छी बात है, प्रिंट आउट नहीं है तो आप डाउनलोड करके लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एमटीपी का लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, आंसर शीट भी डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही वो डाउनलोड कर लेंगे अलग से किसी दूसरे फोन पे, तो मैं मान के चल रहा हूं आप फोन पे ही देख रहे होंगे मेरा लेक्चर जनरली, तो आप किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे आप वो डाउनलोड करके मेरा ये लेक्चर साथ साथ देखते जा सकते हो। वी विल नॉट टेक मच टाइम, मैं ज्यादा प्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं ज्यादा फोकस करूंगा कैलकुलेशंस पर और कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में अब मैं अभी स्क्रीन को फ्लिप कर रहा हूं ताकि आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, और जस्ट 1 मिनट बाद हम स्टार्ट करेंगे कंसोलिडेशन का सॉल्यूशन करना, ठीक है। चलिए ओके, सो आई होप आपके पास एमटीपी डाउनलोडेड होगा। डाउनलोड नहीं किया होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप को लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आ रहा हूं एमटीपी के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि कंसोलिडेशन पर है। और ये जो क्वेश्चन है ये टोटली न्यू क्वेश्चन है, जहां पर मल्टीपल सब्सिडरी प्लस मल्टीपल एक्विजिशंस का मिक्सचर है। आइए बेटा समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन को, फिर अपन सॉल्व करके देखेंगे। The summarized balance sheets of the following 3 companies are given below. कौन कौन सी 3 कंपनीज हैं? ईगल, गरुड़ा एंड बर्ड। ईगल, गरुड़ा एंड बर्ड, ठीक है। 31 मार्च 2020 रुपीज इन लैक्स। लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड 60, 48, 40, ठीक है। 7.5 cumulative preference shares of 100 each fully paid up 15, 12, 10. कैपिटल रिजर्व ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। कैपिटल रिजर्व सिर्फ और सिर्फ ईगल के पास रखा हुआ है। जनरल रिजर्व 25, 15, 10, ठीक है। 8% 2500 मॉर्गेज डिबेंचर बॉन्ड्स ऑफ 1000 ईच सिर्फ और सिर्फ ईगल के पास पड़ा हुआ है। सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम गरुड़ा, कौन दिखा रहा है? बर्ड। बर्ड ने गरुड़ा से लिया है, ये इंटर कंपनी डेट्स है। फ्रॉम बर्ड, ईगल दिखा रहा है उसने बर्ड से लिया है। बेसिकली आपस में कट ऑफ हो जाएंगे। पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, इंटर कंपनी बैलेंसेस, ऊपर के अनसिक्योर्ड लोन्स के अलावा कुछ इंटर कंपनी बैलेंसेस हैं, जो कि कौन दिखा रहा है? 9 करके ईगल दिखा रहा है, मतलब ईगल के बुक्स में लाइबिलिटी दिख रही है 9 की। अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। आगे असेट्स पे चलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कुछ की दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और इसके अलावा इसके साथ एक ये एक्स्ट्रा है, आप अगर देखेंगे। चलिए 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ गरुड़ा, ठीक है। 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ बर्ड, 160 इक्विटी शेयर्स ऑफ बर्ड। बर्ड के शेयर्स दोनों ने परचेज किए हैं,
अब आपको इसको देखकर समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में तीन कंपनीज है, मतलब एक होल्डिंग कंपनी के साथ दो सब्सिडरीज होंगी, मतलब ये क्वेश्चन मल्टीपल सब्सिडरी का हो गया। इसके साथ साथ मल्टीपल सब्सिडरी का क्वेश्चन तो हो ही गया। अब इसमें देखना मल्टीपल एक्विजिशन कैसे आता है। इसके साथ साथ ये लिखा हुआ है 10,000 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ईगल। ये भी थोड़ी सी अलग टाइप की चीज है, मतलब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर एक्वायर कर लिए। ऐसा जनरली कम देखने को मिलता है। हाँ, ये देखने को मिलता है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के इक्विटी खरीदे हैं और उसके प्रेफरेंस भी खरीदे हैं, बट सब्सिडरी के हमने इक्विटी खरीदे और उल्टा सब्सिडरी ने हमारे प्रेफरेंस खरीदे, ऐसा कम देखने को मिलता है। आप जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या करोगे, 10,000 10 लाख रुपए पर है और यहाँ टोटल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं 15 है, तो 15 में से 10 माइनस होगा, नेट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 5 दिखाएंगे। आई बात समझ में? सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी के बेसिकली यहाँ पर ईगल लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी की बुक्स में प्रेफरेंशियल कैपिटल दिखेगा कितना, नेट ऑफ होके, क्योंकि उसमें से 10 जो है वो बर्ड ने एक्वायर किया है, बर्ड को तो हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 15% मॉर्गेज डिबेंचर्स ऑफ ईगल लिमिटेड, बर्ड ने ईगल लिमिटेड के मॉर्गेज डिबेंचर्स को भी टेक ओवर किया है। 1500 मॉर्गेज डिबेंचर्स, देखें हम उसके डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है, 1000 ईच। तो अगर आप 1500 की वैल्यू निकालोगे तो ये 15 लाख रुपए आएगा, जबकि हमने कितने में टेक ओवर किया है, 14 लाख रुपीस में। तो अब जब इसको हम कट ऑफ करेंगे तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। करंट असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब कंपनीज जो हैं वो लॉसेस में चल रही हैं, कंपनीज लॉसेस में चल रही हैं, ऊपर उनका जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पर जनरल रिजर्व को अगर आप देखोगे और आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखोगे तो आपको लगेगा लॉसेस ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ईगल लिमिटेड सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ गरुड़ा एंड बर्ड एट पार एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इशू ऑफ शेयर्स बाय द लेटर कंपनीज। सबसे अच्छा पॉइंट, सबसे इजी पॉइंट, ईगल लिमिटेड ने इन दोनों कंपनीज के शेयर कब टेक ओवर किए, जब ये दोनों कंपनीज फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट होके फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू करने लगी। इसका मतलब जब गरुड़ा कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई तो गरुड़ा कंपनी के कुछ शेयर्स किसने एक्वायर कर लिए, ईगल ने। उसका मतलब गरुड़ा लिमिटेड के शेयर्स को कब एक्वायर किया गया, बिगिनिंग पे। इसका मतलब उस टाइम पे गरुड़ा लिमिटेड के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम पर 0 होगा, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा गरुड़ा की बैलेंस शीट में, वो पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन है। वैसे ही बर्ड लिमिटेड के भी शेयर्स जब ईगल ने खरीदे थे तो बर्ड लिमिटेड पहली न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई थी, फर्स्ट टाइम इशू कर रही थी, मतलब उस टाइम पे बर्ड लिमिटेड के पास कोई भी प्रॉफिट नहीं था। आगे, गरुड़ा लिमिटेड सब्सक्राइब फॉर 80,000 शेयर्स ऑफ बर्ड एट पार एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इशू। गरुड़ा लिमिटेड ने बर्ड के शेयर्स कब खरीदे, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इशू। वही सेम जब ईगल ने बर्ड के खरीदे, वैसे ही गरुड़ा ने भी बर्ड के उसी टाइम पे खरीदे। बट यहां इस लाइन में अब आपको समझ में आएगा, इसमें मल्टीपल एक्विजिशन हो रहा है। एंड लेटर एक्वायर्ड बाय परचेज इन द मार्केट 80,000 शेयर्स ऑफ बर्ड। गरुड़ा लिमिटेड ने बर्ड लिमिटेड के 2 बार शेयर एक्वायर किए, फर्स्ट टाइम 80, सेकंड टाइम 80। मतलब ये क्वेश्चन में मल्टीपल एक्विजिशन भी है। और कब खरीदे, बाद में। उस कितने रुपए के खरीदे, 15 रुपीज के। उस टाइम पे बर्ड लिमिटेड का रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस था 15 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। तो आपको मैं यूं बोल सकता हूं, कुछ ऐसा बन रहा है, एक सेकेंड, कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है। मान लीजिए ये गरुड़ा लिमिटेड की टाइमलाइन है और ये बर्ड लिमिटेड की टाइमलाइन है। यहां कंपनी एक्चुअली में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था गरुड़ा लिमिटेड ने, यहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज देखें, 250 इक्विटी शेयर्स ऑफ गरुड़ा। गरुड़ा के इक्विटी शेयर्स हैं कितने, 48 lakhs डिवाइडेड बाय 10,
480, तो इन्वेस्टमेंट किया गया 25/48 पे। कैसे सर? 2,50,000 डिवाइड बाय 480। अगर मैं डिवाइड करूं तो फ्रैक्शन में आएगा, इसीलिए मैं 25/48 कर रहा हूं। ये किसने किया था? ईगल लिमिटेड ने। ईगल लिमिटेड ने, जो कि एक होल्डिंग कंपनी है, उसके शेयर्स उसके शेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था जब गरुड़ा लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 25/48 पे। वैसे ही जब बर्ड लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी, बर्ड लिमिटेड भी यहां पर इनकॉर्पोरेट हुई, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया गया। इन्वेस्टमेंट बाय किसने? ईगल और गरुड़ा। ईगल ने कितने इन्वेस्टमेंट किए? 80,000 बर्ड में, और गरुड़ा ने 80,000 दो बार। तो ईगल ने 80,000 किया, गरुड़ा ने भी 80,000 किया। बर्ड के टोटल शेयर्स कितने? 40 लाख शेयर कैपिटल। 40 लाख डिवाइड बाय 10, 4 लाख। तो बेसिकली 80/4, 8 लाख, सॉरी 80,000/4 लाख, और 80,000/4 लाख मतलब 20%, और यहां 20%। आप ध्यान से देखिए इन दोनों को। अच्छा, इससे पहले दूसरा, गरुड़ा लिमिटेड ने बर्ड के 80,000 और परचेज किए। लेटर acquired by purchase in the market 80,000 shares of bird at 15 each when the reserves and surplus balance of bird was 5 lakh। मान लीजिए बर्ड के शेयर्स यहां पर फिर से इन्वेस्टमेंट किया गया बाय गरुड़ा। कितने? 80,000 अगेन डिवाइड बाय 4 लाख, तो ये 20% आएगा। अब यहां पर मुद्दे की बात समझने की ये है कि पहली बात तो ईगल लिमिटेड की दो सब्सिडरीज हैं, एक गरुड़ा और एक बर्ड। पर यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ईगल लिमिटेड की सब्सिडरी गरुड़ा कब बनी? यहां पर बन गई 25/48। 25/48 करोगे तो ये 52% आ रहा है, मतलब यहां पर कंट्रोल एक्वायर कर लिया है। यहां पर हमने कंट्रोल एक्वायर कर लिया है। कंट्रोल एक्वायर्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस दिन ईगल लिमिटेड ने गरुड़ा को अपना सब्सिडरी बनाया, उसी दिन ईगल लिमिटेड ने बर्ड के भी कुछ परसेंटेज खरीदे और गरुड़ा को बोला कि तुम भी कुछ उसके परसेंटेज खरीदो। पर ध्यान देने वाली बात है कि सेम डेट पर बर्ड लिमिटेड का अगर हम टोटल करें तो ईगल और गरुड़ा के पास मिलकर 40% हो रहा है, मतलब सेम डे पर बर्ड हमारा सब्सिडरी नहीं बन सका। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ईगल लिमिटेड ने गरुड़ा के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया और उसको अपना सब्सिडरी बना लिया, पर गरुड़ा ने बर्ड के ऊपर जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया, फर्स्ट टाइम गरुड़ा ने जब बर्ड के ऊपर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया और ईगल ने भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया, उस टाइम पे बर्ड लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स पर कुल मिला के 40% का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो 40% तो हमारी वो सब्सिडरी हुई नहीं, वो तो हमारी एसोसिएट कंपनी हुई। पर जब नेक्स्ट टाइम गरुड़ा ने उसके 20% और खरीद लिए, अब जाके बर्ड लिमिटेड हमारी सब्सिडरी बनी। मतलब गरुड़ा हमारी सब्सिडरी अलग डेट ऑफ एक्विजिशन पर है और बर्ड हमारी सब्सिडरी अलग डेट ऑफ एक्विजिशन पर है। दोनों की डेट ऑफ एक्विजिशन अलग अलग है। ईगल का गरुड़ा में कितना है? 25 डिवाइड बाय 48। गरुड़ा का बर्ड में कितना है? गरुड़ा का बर्ड में है 40% और ईगल का बर्ड में है 20%, मेक्स इट टोटल 60%। तो बर्ड बिकम्स सब्सिडरी कंपनी ऑफ ईगल लिमिटेड ऑन द लेटर डेट, ऑन द लेटर डेट, ठीक है ना। बर्ड बिकम्स सब्सिडरी ऑफ ईगल ऑन लेटर डेट when another 20%, 80,000 numbers were acquired by Garuda।
अब मुद्दे की बात क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूं कि मल्टीपल एक्विजिशन में हम क्या पढ़ते हैं। मल्टीपल एक्विजिशन यहां पर हुआ है कि नहीं, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि गरुड़ा ने बर्ड लिमिटेड के शेयर्स को 2 बार टेक ओवर किया है, एक बार 20% और एक बार अगेन 20%, 2 बार टेक ओवर किया है। हमने हर जगह पढ़ा है, फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, ओल्ड सिलेबस की, हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम किसी सब्सिडरी कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स 2 बार अलग अलग डेट पर परचेज करते हैं तो हमें 2 अलग अलग डेट पर एओपी बनाना पड़ता है कि नहीं, ठीक है। यहां पर इंस्टीट्यूट ने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहां पर 2 अलग अलग एओपी नहीं बनाए हैं। इस क्वेश्चन में कुछ खास बातें हैं और इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने एक जगह सही ट्रीटमेंट नहीं किया है, मेरा मानना है। मैं इस क्वेश्चन को सही ट्रीटमेंट के हिसाब से करवाऊंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा एमटीपी, पर वो कोई बड़ा इशू नहीं है। मेन जो इशू है वो डिस्कस करने दीजिए मुझे। फिर से बोल रहा हूं, मल्टीपल एक्विजिशन में आप सब जानते हैं कि हमें जितनी बार एक्विजिशन हुआ है उतनी बार एओपी बनाना पड़ता है सेम सब्सिडरी का। यहां पर इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आपको जान के हैरानी होगी, उन्होंने एक ही एओपी बनाया है जब नेक्स्ट टाइम एक्चुअली बर्ड लिमिटेड हमारी सब्सिडरी हुई है। बर्ड लिमिटेड हमारी सब्सिडरी फर्स्ट एक्विजिशन पर नहीं हुई थी, जब ईगल ने 20% खरीदा और गरुड़ा ने 20% खरीदा, क्योंकि उस टाइम पे 40% था। जब अनदर 20% खरीदा गया गरुड़ा के द्वारा, उस दिन जाके डेट ऑफ एक्विजिशन हुई। मतलब यूं समझ लो कि बेसिकली गरुड़ा के केस में डेट ऑफ एक्विजिशन ये है, जबकि बर्ड के केस में हम बोलेंगे कि डेट ऑफ एक्विजिशन ये है। तो इंस्टीट्यूट ने यहां पर क्या माना है, इंस्टीट्यूट ने यहां पर डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन एक सिंगल एओपी बनाया है। आप जानते हैं इंड एएस में भी ऐसे ही किया जाता है। टेक्निकली करने का सही तरीका यही होता है। इंड एएस में भी बोला गया है कि जिस दिन एक्चुअली वो आपकी सब्सिडरी बनी है उस दिन के हिसाब से आप प्री एंड पोस्ट करोगे, पर हमने अपने ओल्ड सिलेबस में सारे क्वेश्चंस जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। जैसे आपको मल्टीपल एक्विजिशन सिखाया गया है वैसे ही करोगे। क्या सिखाया गया है, अगर मल्टीपल टाइम्स शेयर परचेज किए गए एक ही कंपनी के तो आप मल्टीपल एओपी बनाओगे। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली यहां पर मल्टीपल एओपी नहीं बनाना है। मतलब यहां पर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब 40% हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो हम यहां पर एओपी नहीं बना रहे हैं, हम एओपी सिर्फ इकट्ठा बना रहे हैं यहां पर जब हमारे पास हमारी बर्ड लिमिटेड के ऊपर हमारा 60% का शेयरिंग आया है उसी टाइम पर। ये बात इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। बाकी जैसा क्वेश्चन होता है वैसा का वैसा पूरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर कितनी कंपनीज है, 3 कंपनीज, ईगल, गरुड़ा और बर्ड। सबसे छोटी कंपनी कौन सी है, बर्ड, और बर्ड का हम एओपी बनाएंगे ऑन दैट बेसिस, ठीक है बेटा। चलिए, जब हम फर्स्ट वर्किंग नोट सॉल्यूशन, हम बनाएंगे एओपी ऑफ बर्ड ऑन द डेट when actual control is obtained, that is when another 20% acquired. Pre, post, total, प्री पोस्ट टोटल बैलेंसेस। अब आप बर्ड का बैलेंस देखिए, जनरल रिजर्व का बैलेंस उसका देखिए 10 है बैलेंस शीट पर, और पीएनएल का बैलेंस कितना है 21। तो टोटल मिला के कितना बैलेंस हुआ 10 और 21, कितना 10 प्रॉफिट 21 लॉस, तो इसका मतलब 11। हम फाइनल एक लिख रहे हैं 11 नेगेटिव में, ठीक है। जिस दिन अनदर 20% एक्वायर किया गया उस दिन वो बता रहा है रिजर्व एंड सरप्लस बर्ड का था 5 लाख का पॉजिटिव में, तो उस दिन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था पॉजिटिव में, ठीक है ना भाई। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन, डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, जिस दिन कंट्रोल टेक ओवर किया गया
उस दिन बर्ड का रिजर्व एंड सरप्लस 5 था। तो बताइए 5 अगर पॉजिटिव है और टोटल नेगेटिव 11 है तो इसका मतलब पोस्ट कितना होगा 16 का नेगेटिव। आई बात समझ में कि नहीं? पोस्ट कितना होगा 16 का नेगेटिव। इंस्टीट्यूट ने यहां पर थोड़ा सा कुछ और ट्रीटमेंट किया है, मैं आपको बता दूंगा क्या, एक छोटा सा अलग है, हल्का सा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। चलिए बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, टाइम एडजस्टमेंट नहीं होगा, सीधा सीधा क्या करेंगे, सीधा सीधा हम यहां पर ईगल का शेयर 20%, गरुड़ा का शेयर 40%। 40% कैसे, 20 यहां 20 यहां मिलके 40 हुआ ना, क्योंकि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन अब गरुड़ा बोल रहा है कि मेरे पास 40 हो गए, और बाकी का माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर 40% निकालेंगे। ठीक है, 1 2 2 16 का 20%, 3.2 नेगेटिव, 6.4 नेगेटिव, 6.4 नेगेटिव, दैट्स इट। ये सिंपल आपका बर्ड का एओपी बन गया। अब वैसे ही हम एक और एओपी बनाएंगे, एओपी ऑफ गरुड़ा। गरुड़ा का एओपी प्री पोस्ट टोटल। याद करो गरुड़ा के शेयर किसने खरीदे, ईगल ने, और कब खरीदे, जब गरुड़ा इनकॉर्पोरेट हुआ। इसका मतलब उस इनकॉर्पोरेट डेट पर तो कंपनी के पास कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं होता, इसका मतलब प्री एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट लॉस 0। पोस्ट का चेक करने के लिए चेक करेंगे गरुड़ा के पास बैलेंस कितना है, 15 का जनरल रिजर्व, और पीएनएल है 36 का, 36 माइनस 15, मतलब कुल मिला के 21 के लॉसेस हैं। और पूरा का पूरा 21 का लॉस ऐसा। अच्छा सर, आप पीएनएल और रिजर्व को नेट करके लिख रहे हो, इंस्टीट्यूट ने भी ऐसा ही किया है? हाँ, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर इंस्टीट्यूट ने ही शॉर्टकट किया है। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या ऐड होगा, ऐड शेयर फ्रॉम बर्ड लिमिटेड। भूलना मत, मल्टीपल सब्सिडरी में क्या होता है कि जो सब्सिडरी कंपनी होती है उसको जो सब सब्सिडरी कंपनी से शेयर मिलता है हम उसका भी लिखते हैं। तो शेयर फ्रॉम बर्ड, बर्ड से शेयर कितना मिला, अच्छा ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे सीओसी में, ये कहां जाएंगे कंसोलिडेटेड पीएनएल में, ये कहां जाएंगे एमआई में, बचेगा क्या, सिर्फ ये 6.4 जो कि गरुड़ा का शेयर है पोस्ट पीरियड का, तो वो गरुड़ा अपने पोस्ट पीरियड में 6.4 में डाल देगा। आया समझ में कि नहीं? सर इसको थोड़ा सा बताओ कि ये 6.4 गरुड़ा को जो मिला बर्ड से, उसने अपने पोस्ट में ही क्यों डाला। देखिए बर्ड का एओपी हम कब बना रहे हैं, इस डेट पे, मतलब जो 6.4 है जो गरुड़ा को बर्ड से मिला वो इस पीरियड का है, तो इस पीरियड का जो इस पीरियड का है, इस पीरियड का उठा के ऊपर के इस पीरियड में जाएगा, ये वाले पीरियड में, और ये पीरियड तो वैसे भी डेट ऑफ एक्विजिशन का पोस्ट ही है। ठीक है ना, तो मतलब पूरा का पूरा हम पोस्ट में ट्रांसफर करेंगे, दैट्स इट। ये हो जाएगा आपका 27.4 नेगेटिव। इसमें ईगल का शेयर और एमआई का शेयर 25 डिवाइड बाय 48 और 23 डिवाइड बाय 48, 14.27, 13.13। याद रखिएगा ये लॉसेस है। ठीक है, बन गया इतना आसान गरुड़ा और बर्ड का एओपी। बच्चों यहां तक क्लियर? एओपी बन गया। अब एओपी के बाद क्या बनाएंगे, हमारा तीसरा वर्किंग नोट होगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स। हम सारे इन्वेस्टमेंट्स को ना टोटल कर देते हैं,
कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स? 25, 8 और 20। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर भी है क्या सब्सिडरी के? नहीं, उल्टा सब्सिडरी ने प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं होल्डिंग कंपनी के। तो इस इन्वेस्टमेंट को आप मत इन्वेस्टमेंट का पार्ट मानना, सीओसी का पार्ट मत मानना। This will not become the part of COC because this is not acquired by holding company. This is acquired instead by subsidiary company. तो 25, 8, 20 53, ठीक है, माइनस प्रपोर्शनेट इक्विटी माइनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। प्रपोर्शनेट इक्विटी किसकी किसकी प्रपोर्शनेट इक्विटी? ऑब्वियसली गरुड़ा और बर्ड की। गरुड़ा की टोटल इक्विटी कितनी है? 48, और ईगल ने कितने एक्वायर किए? 225/48। तो बेसिकली कितना होगा? 25 गरुड़ा का। वैसे ही बर्ड का टोटल इक्विटी कितना है? 40। ईगल ने 20 एक्वायर किया, 20%, और गरुड़ा ने 20 40%, तो कुल मिला के 60%। तो 40 का 60% ये हुआ 24। ये किसने एक्वायर किया? ईगल ने। ये किसने एक्वायर किया? गरुड़ा ने। ये हो गया आपका 49। इसके अलावा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में क्या क्या जाएगा? ये 1 और 2। 3। तो ये हो गया आपका, चेक कर लीजिए, 53 में से 49 गया और 3 गया, 1 आ गया गुडविल। चलो आंसर में गुडविल उनका 1 आ रहा है, हमारा भी 1 आ रहा है, ठीक है। अब क्या बनाएंगे? एक और चीज बना लेते हैं। कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ ईगल। ईगल के रिजर्व्स एंड सरप्लस को चेक कर लेते हैं। ईगल के रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आपको दिख रहा है 120 का पॉजिटिव, रिजर्व्स दिख रहा है 25 का, रिजर्व दिख रहा है 25 का, और P&L दिख रहा है 96 का नेगेटिव। मैं रिजर्व्स और P&L को नेट करके लिखूंगा, कैपिटल रिजर्व को अलग दिखाऊंगा क्योंकि वो अनरियलाइज प्रॉफिट है, वो रिवोल्यूशन सरप्लस से आया है। इसके अलावा ईगल बोलेगा मुझे बर्ड से पोस्ट प्रॉफिट कितना मिला? 3.2 नेगेटिव, शेयर फ्रॉम बर्ड 3.2। ईगल बोलेगा शेयर फ्रॉम गरुड़ा कितना मिला मुझे? 14.27। तो 25 माइनस 96 माइनस 3.2 माइनस 14.27, 88.47। तो ये नेगेटिव आएगा 88.47, और टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखेगा 31.53, ठीक है। एक और वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 5, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें सबसे पहले प्रपोर्शनेट इक्विटी ऑफ गरुड़ा, प्रपोर्शनेट इक्विटी ऑफ बर्ड कितना है? 48 में से 25/48 वो ले गया तो 23 बचा, और यहां आएगा 23, और उसके 40 लाख में से 40% 16। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप देखो, गरुड़ा और ईगल के भी खुद के भी इशूड कैपिटल है 12 और 10, वो भी आ जाएगा पूरा का पूरा एमआई के पास 12 और 10 22।
ठीक है। इसके अलावा प्लस शेयर फ्रॉम बर्ड प्लस शेयर फ्रॉम गरुड़ा। देखें भाई, गरुड़ा से कितना शेयर 13.13, बर्ड से कितना शेयर 2 और 6.4। 4.4 नेगेटिव। कैसे? 2 माइनस 6.4। $43.47 आपका MI हो गया एज ऑन बैलेंस शीट डेट। बस सारी तकलीफें खत्म, अब आपको बैलेंस शीट बनानी है। आइए, मैं बैलेंस शीट के फॉर्मेटिंग पर नहीं जा रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ईगल। ऑब्वियसली मैं ईगल का इक्विटी शेयर कैपिटल लिखूंगा, कितना है 60। फिर मैं लिखूंगा 7.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, यहां आइए, टेक्निकली इसका कितना था 15, उसमें से बर्ड ने कितना होल्ड किया था 10, तो वो हम माइनस कर देंगे। 15 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 5। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने निकाला था अभी 43.47, ठीक है। कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस 31.53, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद और क्या है, आइए चेक करते हैं। इक्विटी हो गया, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, जनरल हो गया, मॉर्गेज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पे आइए। डिबेंचर्स देखेंगे कितने हैं। ईगल लिमिटेड ने 25 लाख के मॉर्गेज डिबेंचर इशू किए हैं, उसमें से बर्ड ने 14 लाख के डिबेंचर टेक ओवर किए हैं, खरीदे हैं। तो ये तो डेट्स हो गए, ये तो आपस में नेट ऑफ हो जाएगा। पर एक्चुअली इनकी फेस वैल्यू कितनी थी, पार वैल्यू 15। तो जब आप लाइबिलिटी को रिवर्स करोगे तो 15 से करोगे, असेट को रिवर्स करोगे तो 14 से करोगे, तो ₹1 का डिफरेंस आएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब आप एंट्री करोगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आप क्या करोगे, डिबेंचर या जो भी है बॉन्ड लाइबिलिटी 15 से गई फेस वैल्यू, टू इन्वेस्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट 14 से, और टू कंसोलिडेटेड P&L आपका 1। आपका ₹1 का फायदा हो जाएगा कंसोलिडेटेड P&L में। तो बेसिकली क्या होगा, कंसोलिडेटेड P&L में आपका ₹1 का फायदा हो जाएगा। तो जो आपके रिजर्व्स हैं 31.53 प्लस 1, ये हो जाएगा 32.53, ठीक है। ये 1 का क्या है, प्रॉफिट ऑन बॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक 153, 71, 52, 276, पब्लिक डिपॉजिट 18, 12 और 3 33। अच्छा, गरुड़ा और बर्ड ये देख रहे हो आप 15 और 12, ये अपन कॉन्ट्रा कर लेंगे। इंटर कंपनी बैलेंसेस हम कॉन्ट्रा कर लेंगे, तो अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन 314, 125 और 72, 511, ये आपका टोटल आएगा।
एक सेकेंड रुक जाइए, वेट अ मिनट। अच्छा, हम बॉन्ड लिखना भूल गए, सॉरी, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन अलग से सॉल्व किया था, मैंने वही सोचा। बॉन्ड, बाकी का बॉन्ड लिखना भूल गए ना भाई। 25 में से 15 रिवर्स हो गया, तो आपका 10 बचा, तो ये हो गया 971। ठीक है, अब असेट साइड में आते हैं। पीपीई, गुडविल, गुडविल तो हमने निकाली थी 1 की। पीपीई का क्या है? 272, 104, 142, 418। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट गया, इन्वेस्टमेंट गया, इन्वेस्टमेंट गया, प्रेफरेंशियल कट गया, प्रेफरेंशियल कैपिटल से 14 रिवर्स हो गया आपके बॉन्ड से। करंट असेट्स, अच्छा ये P&L भी गया, हमने रिजर्व सरप्लस में देख लिया, एओपी में ले लिया। 353, 123, 112, 588, एक सेकेंड, 588 ये। इसमें से अब आप अगर पढ़ेंगे, करंट एसेट ऑफ गरुड़ा एंड बर्ड इंक्लूड 4 and 6 रिस्पेक्टिवली बीइंग द करंट अकाउंट बैलेंसेस। 4 और 6 दिख रहे हैं, जबकि यहां कितना दिख रहा है? 9। तो हम सिर्फ 9 का ही रिवर्स करेंगे। तो 9। इसके अलावा करंट अकाउंट बैलेंसेस में ऊपर के ये 12 और 15 भी पड़ा होगा, गरुड़ा और बर्ड वाला, 15 और 12 इंटर कंपनी। तो 588 माइनस 9 माइनस 15 माइनस 12, ये हो गया आपका 971। तो ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। क्लियर बेटा? इसमें अलग बात क्या थी? अलग बात ये थी, दो बातें अलग थी। पहले तो ये क्वेश्चन मल्टीपल सब्सिडरी प्लस मल्टीपल एक्विजिशन का है, ठीक है, समझ में आता है। क्या मल्टीपल सब्सिडरी मल्टीपल एक्विजिशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते? आराम से कर सकते हैं, दिक्कत क्या है? हमें पहले से ही पता है मल्टीपल एक्विजिशन में हम अलग एक से ज्यादा बार एओपी बनाते हैं, और मल्टीपल सब्सिडरी में हम क्या करते हैं कि छोटी सब्सिडरी से जो हमें प्रॉफिट मिला वो बड़ी सब्सिडरी के प्री और पोस्ट में ट्रांसफर करते हैं, उसी के बाद उसका एओपी फाइनल होता है। बट यहां पर क्या था? यहां पर मल्टीपल एक्विजिशन तो था बर्ड लिमिटेड का। बर्ड लिमिटेड के शेयर्स दो अलग अलग टाइम पे खरीदे गए, पर जब फर्स्ट टाइम खरीदे गए उस टाइम पे ईगल और गरुड़ा ने मिलाकर देखा तो हमारे पास 40% हो रहा है, मतलब हमारा कंट्रोल बर्ड में नहीं हो रहा है। और सेकंड टाइम गरुड़ा ने और 20% एक्वायर किया तो तब जाके कंट्रोल हो रहा है। तो यहां पर इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बेस्ड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर बर्ड के बेसिस पर किया है। दैट मींस the date on which control was acquired on Bird Limited, that means the date on which further acquisition was made, on that date control was acquired, AOP was prepared based on that date only, मतलब सिंगल AOP बनाया। ऐसा सिंगल AOP का कॉन्सेप्ट इंड एएस में बताया जाता है, और ऐसा सिंगल AOP का कॉन्सेप्ट आपके पीएम में एक क्वेश्चन है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हॉकी फुटबॉल करके एक क्वेश्चन है। वहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि उस कंपनी के 2 बार अलग अलग शेयर परचेज किए गए, बट पहली बार जब परचेज किए गए थे तो हमारे पास कंट्रोल नहीं आया, पर दूसरी बार परचेज करते वक्त हमारे पास कंट्रोल आया, और हमने सिर्फ उसी टाइम पे ही हमने एओपी बनाया है। ठीक है, तो ऐसा है कि बस ये एक पॉइंट अलग था जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। इंस्टीट्यूट का आंसर थोड़ा सा मिसमैच होगा मेरे आंसर से। क्या मेरा मानना है, मैंने जो आंसर किया वो सही होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने क्या माना है आपको जान के अजीब लगेगा। जो हमने ये बॉन्ड लायबिलिटी की एंट्री की है ना, सीधी बात है, होल्डिंग कंपनी की बुक्स में लायबिलिटी दिख रही है, सब्सिडरी कंपनी ने वो डिबेंचर्स खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट। अब जब हम रिवर्स करेंगे तो कंसोलिडेशन में रिवर्स होगा ना, तो जो प्रॉफिट होगा वो कंसोलिडेट पीएनएल में जाएगा। इंस्टीट्यूट ने इस 1 रुपीज के प्रॉफिट को सब्सिडरी का इंडिविजुअल प्रॉफिट मान लिया। कौन सी सब्सिडरी? बर्ड लिमिटेड का। मतलब इंस्टीट्यूट ने माना कि बर्ड लिमिटेड ने 15 की चीज 14 में खरीद ली, तो 1 रुपए का बर्ड को प्रॉफिट हो गया, तो वो उन्होंने 1 रुपए का प्रॉफिट बर्ड के एओपी में ट्रांसफर कर दिया, जिससे उन्होंने 15 रुपए के बेसिस पर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को निकाला है। तो यहां पर सारे चीजें डिफरेंस मार रही हैं।
ये किया है। मेरा मानना है ये गलत है, क्योंकि जो 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है वो बर्ड को नहीं हुआ है। बर्ड को काय का प्रॉफिट? बर्ड ने 14 लाख में खरीदा कॉस्ट पे, उसको वो कंपेयर फेस वैल्यू से क्यों करेगी? बेसिकली प्रॉफिट ये कंसोलिडेशन का प्रॉफिट है। जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो असेट और लाइबिलिटीज को जब मर्ज करेंगे तो हमें दोनों को सेट ऑफ करके देखना पड़ेगा, क्योंकि सेम है। तो यहाँ पर 1 रुपए का प्रॉफिट ओवरऑल कंसोलिडेटेड ग्रुप को हुआ है, तो मैंने 1 रुपए का जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली कंसोलिडेटेड P&L में लिया है, ये रहा। जबकि आईसीआई ने उस 1 रुपए के प्रॉफिट को बर्ड का इंडिविजुअल प्रॉफिट मानते हुए उसमें 16 में से -1 किया है और रिमेनिंग 15 लाख का लॉस के बेसिस पर उन्होंने एओपी बनाया, तब जाके उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। मेरा और उनका यहां पर सिर्फ डिफरेंस है, बाकी और कहीं नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे सर कैसा करना है, यार मैं क्या बोलूं, कहीं कहीं तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूं कि आप आईसीआई के अकॉर्डिंग करो, क्योंकि ठीक है चलेगा, दो अलग अलग अप्रोच हो सकती हैं, बट बेटा यहां पर मैं बोलूंगा कि यहां पर आईसीआई की जो ये वाली अप्रोच है ये क्लियर कट गलत अप्रोच है, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आईसीआई के अकॉर्डिंग करें। फिर भी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें। मेरा ड्यूटी था कि मुझे आपको ये क्वेश्चन करवाना था, मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको करवा दिया। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जितने क्वेश्चंस हैं मैंने आपके साथ एमटीपी का एनालिसिस जरूर कर लिया है, आप जरूर बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करना। जो येलो मार्क मैंने किए हैं मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। एमटीपी के क्वेश्चंस जरूर करना, जो मैंने येलो मार्क किए एटलीस्ट वो तो ट्राई करना ही करना, ठीक है। इसके अलावा बस दैट्स इट। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना मत भूलना, एक अमेंडमेंट शीट जो मई 19 में मैंने निकाली थी वो अभी तक एप्लीकेबल है, उसमें 115 का ओवरव्यू भी है, ठीक है ना। और आपको एक दो चीजें और मिल सकती हैं, एमटीपी के क्वेश्चन आंसर वगैरह ये सब मिल सकते हैं। तो चलिए आप आराम से पूरा देख लीजिए। आई होप आपको ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन समझ में आया होगा और अब आपका दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिमाग खराब नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओल्ड वाले बच्चों, ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी यूट्यूब पे बूस्टर क्लासेस देख रहे हैं, जो मैंने बूस्टर क्लासेस फ्री कर दी थी, बहुत सारे बच्चों के फीडबैक आते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को मेरी क्लासेस रेफर जरूर करिए। सीए इंटर हो या फिर सीए फाइनल हो, आप जरूर रेफर करिए। मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। अभी बज रहे हैं लगभग 3, यहीं पर खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच।